जिम्मेदार तो सर दोनों ही हैं, चाहे वो विधायक साहब हों या सांसद साहब हों। खास तौर से सांसद की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायक की होती है। सर आप आरोप लगा रहे हैं विधायक साहब ने काम नहीं कराए, लेकिन विधायक साहब ने अगर काम नहीं कराए तो उसके साथ साथ सांसद साहब भी समाजवादी पार्टी से थे। सांसद साहब ने क्या कुछ काम कराए जो करने चाहिए थे? जिम्मेदार तो सर दोनों ही हैं, चाहे वो विधायक साहब हों या सांसद साहब हों। मैं आपसे जो बात कहूँगा वो मजबूती के साथ इसलिए कहूँगा, उसके सबूत मेरे पास में हैं। सर 2022 में अगर आपको टिकट मिलता है तो संभल की जनता के लिए ऐसे क्या 3 काम होंगे जो आप सबसे पहले संभल की जनता के लिए करेंगे? 2019 को जब चुनाव थे तब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब की ये दावा था कि मैं आऊँगा और संभल के आवाम के लिए यूनिवर्सिटी का बात करेंगे और यूनिवर्सिटी संभल के लिए लेकर आएंगे। ये आपके ऊपर आरोप लगता है कि जियाउर रहमान बर्क साहब ग्राउंड पर नहीं दिखाई देते हैं। जो मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला संभल में और आज हमारे साथ मौजूद हैं संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब के पुत्र जियाउर रहमान बर्क साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। शुक्रिया भाई आपका। सर सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है, इस बार आपने 2022 विधानसभा चुनाव के लेकर अपना नाम दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। इंशाल्लाह हमारा पूरा इरादा है कि इस बार हम संभल विधानसभा से, क्योंकि मैं 2017 में भी विधानसभा का इलेक्शन यहाँ से लड़ चुका हूँ और अल्लाह के करम से लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत से नवाजा था और मैं उनका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझको उन्होंने करीब 62,000 के आसपास वोट दिए और मुझे सेकंड पोजीशन पर रहा, जबकि मेरे चुनाव का वक्त भी नहीं मिल पाया था। इस बार मेरी इंशाल्लाह तैयारी पूरी तरह से चल रही है और मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हमने आवेदन किया है और सांसद जी ने भी उनसे बात की है कि इस बार इंशाल्लाह टिकट हमें मिले और टिकट हमें पूरी उम्मीद है कि संभल विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमें दिया जाएगा और इंशाल्लाह हम यहाँ से विधानसभा की सीट ऐतिहासिक वोटों से जिता करके अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। संभल से 2017 में जियाउर रहमान बर्क साहब ने AIMIM से चुनाव लड़ा था और सेकंड रनर रहे थे। सर 2022 में एक बार फिर आप समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। समाजवादी पार्टी से आपको टिकट मिलेगा? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा टिकट हमें मिलेगा और विधानसभा का चुनाव इंशाल्लाह हम संभल से लड़ेंगे। सर 2022 में अगर आपको टिकट मिलता है तो संभल की जनता के लिए ऐसे क्या 3 काम होंगे जो आप सबसे पहले संभल की जनता के लिए करेंगे? सबसे 3 जो मेन पॉइंट हैं जो मैंने ख़ास तौर से सोच रखा है, मेरे इसमें प्राथमिकता के आधार पर जो मेरी जहाँ तक मैं करा सकूँगा। नंबर 1 पहले तो मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र पर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़ास तौर से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से और ज़्यादा चरमरा गई है यहाँ की स्वास्थ्य। दूसरा मैं चाहूँगा कि यहाँ पर संभल के अंदर जो तालीम के लिए के नए दायरे को कायम किया जाए, जो कि हमारे जो भाई बहन हैं और जिनको के कोशिश हो सके उनको तालीम यहाँ पर अच्छी तरह से मिल सके। 2 पॉइंट मेरे ये मेन चीज़ें। और तीसरा मेरा जो मेन है कि हमारे ख़ास तौर से जो नौजवान हैं उनकी खेल के सिलसिले में मैं चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत बने तो यहाँ पर एक सरकार के द्वारा यहाँ पर एक स्टेडियम बनवाया जाए संभल के अंदर, जिनसे कि लोगों को यहाँ के जो हैं उनके अंदर जो जज्बा है, जो क्वालिटी है, आज चाहे क्रिकेट का मैदान हो या किसी भी चीज़ का कोई सा भी खेल का मैदान हो, हर जगह शहर नहीं देहातों से निकल करके लड़के पहुंच रहे हैं और अपने क्षेत्र का नाम और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे संभल में भी कमी नहीं है कि लोगों के अंदर क्वालिटी की इसकी, और वो अच्छा खेलते भी हैं, बस उनको एक अच्छी मैदान की ज़रूरत है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म समाजवादी की सरकार आने के बाद में दिलवा सकूं कि वो संभल का और पूरे देश का नाम रोशन करें। सर संभल में हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं कि आगामी 2022 में जनता का क्या रुझान बन रहा है। लेकिन संभल में ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी को जिताते आ रहे हैं संभल की आवाम, लेकिन संभल में समाजवादी पार्टी ने छलावा करा है। जो काम करने चाहिए थे संभल के लिए वो अभी तक समाजवादी पार्टी ने नहीं किए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई बार बनी, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको भी मानना पड़ेगा कि जो जहाँ से जो विधानसभा के जो विधायक थे, क्योंकि बर्क साहब जो हैं करीब 1996 से 1996 से लोकसभा का इलेक्शन वहाँ से लड़ रहे थे मुरादाबाद से,
और वहाँ से सांसद रहे। 2009 में यहाँ से सांसद भी बने थे। मेन जो काम होता है किसी भी किसी भी क्षेत्र का विकास कराने के लिए, ख़ास तौर से सांसद की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायक की होती है, क्योंकि वो प्रदेश में रहते हैं। समाजवादी की सरकार रही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए संभल के लिए मना कर दिया था या काम करने के लिए नज़रअंदाज किया। अगर लोग कोशिश करते, यहाँ के विधायक जी ने अगर प्रयास किया होता तो हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से पूरी उम्मीद थी कि वो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा काम करा सकते थे। लेकिन उसके बावजूद कि देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक जो काफ़ी समय से चली आ रही थी, जब समाजवादी की सरकार थी, बख्श साहब 2014 से लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, तो उस टाइम से हमने मांग की थी कि हमारे संभल के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी। हम खुद जूझते थे उससे जाम से कि अगर कोई मरीज़ भी होता था तो उसको अगर जाम में अगर फंस गया तो उसकी जान पे बन जाती थी। हमने एक बहुत मेन काम जो कि रिंग रोड बनवाने का, बाईपास बनवाने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और वो समाजवादी की सरकार के अंदर वो बाईपास मंजूर हुआ और आज अल्लाह का शुक्र है लगभग वो कंप्लीट भी होता चला जा रहा है। संभल से मुरादाबाद का रास्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ही उसको 1 वे कराया था और वो भी उस टाइम समाजवादी की सरकार ने कराया था। लेकिन हाँ, मैं ये इस बात को तस्लीम करता हूँ, जितने काम होने चाहिए थे वो हमारे विधायक जी ने कोशिश नहीं करी, जिससे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व तक नहीं पहुँच पाए। अगर उन तक पहुँचते तो ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं विकास और हो सकता था। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, मैं विधायक संभल से इंशाअल्लाह ताला बनता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं ज़्यादा बड़े बोल तो नहीं कह रहा, लेकिन अल्लाह के भरोसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं संभल की आवाम के लिए वो काम ज़रूर करूँगा जिनकी कि संभल की आवाम को जो मुझसे उम्मीद है, उन उम्मीद पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ। सर, आप आरोप लगा रहे हैं विधायक साहब ने काम नहीं कराए, लेकिन विधायक साहब ने अगर काम नहीं कराए तो उसके साथ साथ सांसद साहब भी समाजवादी पार्टी से थे। सांसद साहब ने क्या कुछ काम कराए जो करने चाहिए थे? जिम्मेदार तो सर दोनों ही हैं, चाहे वो विधायक साहब हो या सांसद साहब हो। शहर के लिए ये आरोप लगते आए हैं, ना विधायक साहब ने काम कराए हैं, ना डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब ने काम कराए हैं। देखिए, कहना मैंने खुद कह दिया, मैंने ऐसे नहीं कहा कि मतलब जिम्मेदारी हर प्रतिनिधि की, रिप्रेजेंटेटिव की बनती है कि अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए वो काम कराएं। मैं कुछ मखसूस काम हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं जो हमने काम कराए हैं या हमने कोशिश की है। हमने, जैसे कि मैंने अभी बताया, अभी फ़िलहाल के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सांसद जी ने संभल ज़िले के अंदर, संभल ज़िले में से गुन्नौर विधानसभा हटा दिया जाए तो करीब 60 करोड़ रुपए के काम मंजूर कराए हैं। 60 करोड़ के विकास की बात मैं बता रहा हूं, जो कि अब वो काम अभी रनिंग शुरू भी हो चुके हैं, रनिंग में है इस टाइम पर। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी सूची भी आपको उपलब्ध करा दूंगा जो काम करा है। मैं खाली मूली हवाई दावे नहीं कर रहा कि हमने क्या किया है। रही बात उसकी, जब बर्ग साहब पहले सांसद थे, जब यहाँ संभल ज़िला बना था तो बर्ग साहब ने पूरी कोशिश की थी कि अभी भले हमारा लोकसभा है, लेकिन लोकसभा के हिसाब से हमें सारी विधानसभा को देखना पड़ता है, लेकिन जो हक संभल विधानसभा का बनता था, बर्ग साहब ने कोशिश की थी कि संभल को ज़िला बनाया जाए और ज़िला मुख्यालय संभल में होना चाहिए। जबकि हम दूसरे जो विधायक महोदय जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर से बड़ी ताकत मुख्यमंत्री की होती है, उससे बड़ी ताकत नहीं होती। अगर आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद में अगर क्षेत्र का विकास नहीं करा पाए तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। जो और हमारे आज आप देख लें, MGM कॉलेज भी, अगर आज उसके बर्ग साहब कनिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, इस चीज़ से ये साबित मैं बताना चाहता हूँ कि तालीम से भी कहीं ना कहीं उनको काफ़ी दिलचस्पी है। तो उन्होंने वहाँ भी उसको कॉलेज को बनाने में, और जो लोग कई लोग रहे जो बनाने में कोशिश उनकी रही है, तो भूमिका बर्ग साहब का भी बहुत अहम रोल रहा है। और KIIT जो केंद्र से सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव कराया था, HRD मिनिस्ट्री से, एक कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर बनवाया था और उससे लोग काफ़ी फ़ायदा मिला। फिर हमने केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल बर्ग साहब ने सेंटर से मंजूर कराया था और उसका ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई खाली मूली बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती थी कि हमारी संभल के अंदर ना शासन की तरफ से ज़मीन उपलब्ध हो पाई, ना ही किसी हमारे कुछ लोगों ने ज़मीन वैसे दी। अगर वो ज़मीन मिल जाती तो आज केंद्रीय स्कूल जो है चल रहा होता। तो इसलिए जहाँ भी और भी बतेरी जहाँ ज़रूरत पड़ी, जैसे इसका मसला है हेल्थ का, हमने कई बार रोडवेज़ का मसला है। बीते दिनों पहले मैंने ही एक रिपोर्ट दिखाई थी कि संभल में कुछ चंद घंटे की बारिश से किस तरह हालात थे संभल के, वो पूरे शहर ने देखे हैं किस तरीके के हालात हैं। और रोडवेज़ की बात है, रोडवेज़ भी किराए के जगह पर इस वक्त चल रहा है,
तो आप अगर विधायक बनते हैं, संभल की आवाम आपको जिताती है, तो रोडवेज की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ, इन तरफ भी ध्यान जाएगा। सांसद साहब ने भी, मेरी खुद मुलाकात हुई थी 2019 को जब चुनाव थे, तब डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब की ये दावा था कि मैं आऊँगा और संभल की आवाम के लिए यूनिवर्सिटी का बात करेंगे और यूनिवर्सिटी संभल के लिए लेकर आएंगे। देखिए, मैं बताऊं, जहां तक रोडवेज़ का मसला है, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे विधायक बनाता है तो रोडवेज़ के मसले को हल कराने की मेरा आपने 3 पॉइंट पूछे थे, इसलिए मैंने पहले वो 3 पॉइंट बताए थे। लेकिन प्राथमिकता के आधार पर रोडवेज़ भी है कि जिसको कि हम यहाँ पर रोडवेज़ को यहाँ से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर हैं और जो कि अपने उस पर बन सके। लेकिन जहाँ तक रेलवे का मसला बनता है वो मेरे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। उसकी वजह शफीकुर रहमान मैं बताता हूँ, उस मसले पर भी आता हूँ। केंद्र सरकार के अधीन आता है। मैं आपसे जो बात कहूँगा वो मजबूती के साथ इसलिए कहूँगा, उसके सबूत मेरे पास में हैं। रही बात बर्क साहब सांसद रहे हैं तो केंद्र के अंदर सरकार हमेशा कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की रही है, समाजवादी का उसमें वो नहीं रहा। तो उस टाइम बर्क साहब ने जितनी कोशिश, चाहे उस टाइम रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी जी रही हों, चाहे लालू यादव जी रहे हों, चाहे कोई भी रहे हों XYZ, बर्क साहब ने पूरी कोशिश करी है कि यहाँ पर रेलवे की लाइन को संभल से वाया गजोरा जोड़ा जाना चाहिए और कोशिश में करने में कोई कमी नहीं रही है। लेकिन हमारी सरकार ने उस पर सुनवाई नहीं करी। ये हम सरकार की मजम्मत कर सकते हैं और उसके मेरे पास सबूत भी हैं। जब बर्क साहब ने पार्लियामेंट के अंदर रेलवे की मांग को बहुत मजबूती के साथ में रखा है और लेटर भी लिख करके दिए हैं, जा करके कोशिश भी की है, लेकिन सिर्फ वो एक हवाला दे करके उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर अब से करीब 10 साल पहले जब बर्क साहब ने मांग उठाई थी तो सर्वे के लिए 10 लाख रुपए दिए गए थे। उस टाइम 10 लाख रुपए की कीमत ज़्यादा थी अब के मुकाबले। तो सर्वे किया गया, बाद में सर्वे करने के बाद में जब वो प्लानिंग कमीशन में गया, सारी वो मंजूर हो करके, तो ये कह करके निरस्त कर दिया गया कि उसमें खर्चा ज़्यादा है और इससे आमदनी नहीं हो सकती। तो बर्क साहब ने तब ये बात कही थी कि जो सरकार है वो कोई बिजनेस का प्लेटफॉर्म नहीं है। जो इस चीज़ को देखा जाए कि कहाँ से हमें अच्छा बिजनेस मिलेगा वहाँ पर हम पैसे लगाएं, क्योंकि ये तो बिजनेसमैन का काम होता है, इंडस्ट्रीज का काम होता है। ये सरकार का काम ये है कि जनहित में जनता की जो समस्या हैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई चीज़ ज़रूरत है, भले ही वहाँ से इनकम कम हो रही हो, लेकिन उनके ज़रूरत के हिसाब से अगर उनकी परेशानी को दूर करने के लिए अगर कहीं पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए तो उनको लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने ये कह करके टाल दिया। वो आज लिखित में भी हमारे पास में अभी करीब जब लास्ट टाइम पे अभी बजट सेशन चला था पार्लियामेंट का, तब भी बर्क साहब ने उठाया था। उसका जवाब फिर से उन्होंने घिसा पिटा जो जवाब था, जो 2-3 बार दे चुके हैं, फिर से वही जवाब दिया कि वहाँ पर लागत ज़्यादा आ रही है और इनकम कम है। तो हमें अफसोस है कि अगर सरकारें ऐसे सोचेंगी कि जो सरकार है जनता की सरकार जनता के लिए बनाई जाती है और जनता के द्वारा बनाई जाती है, अगर वो इस चीज़ पर सोचेंगी कि हमें इनकम नहीं हो रही तो इस चीज़ से हमारे देश का क्या विकास होगा। इसका मतलब तो हमारी सरकार नहीं रह करके जनता की नहीं होकर के एक तरह से प्राइवेट कंपनी हो गई है। सर, समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जिन्हें आज़म खान कहा जाता है, आज़म खान के लिए आज समाजवादी पार्टी जो मुखर होकर बोलना चाहिए था, आज़म खान के लिए समाजवादी क्यों खामोश है? लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आज़म खान को रिहा करो। समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनके लिए समाजवादी क्यों खामोश है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता माननीय आज़म खान साहब ने बहुत पार्टी को सींचने में और बढ़ाने में बहुत बड़ा अपना योगदान अदा किया है और पार्टी के वो कद्दावर नेता भी हैं। और उनके साथ आज जो भारतीय जनता पार्टी जो व्यवहार कर रही है, जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है, ये बहुत अफसोस की बात है। उनके खिलाफ मतलब जेल में डाल करके उनका सही तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं कराया जा रहा। हमें उनकी नीयत के अंदर खोट नज़र आती है और अगर कहीं भी खुदा न खास्ते कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और रही बात जहाँ तक समाजवादी पार्टी का मसला है, देखिए जहाँ तक हमारा मसला है, हम भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी राष्ट्रीय नेतृत्व जी अखिलेश यादव जी ने भी उस टाइम भी मांग उठाई थी कि उनके ऊपर झूठे जो मुकदमे लगे हैं उनको ख़त्म कर करके उनको रिहा किया जाना चाहिए। और बाकी उनके लिए अभी लास्ट टाइम पे जब 2 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुरादाबाद आए थे, तब रामपुर जाके भी उन्होंने साइकिल रैली निकाल करके एक आह्वान, मतलब जाहिर सी बात है, एक करा था कि उनके ऊपर ये साबित दिखाया था कि जो झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में भेजा गया है और जो उन पर जुल्म ज़्यादती हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी भी ने पूरा प्रयास कर रहे हैं उस टाइम। सर, 2022 में नई पार्टियां आ रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी जी फिर से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है चुनाव
किस रुख में जा रहा है? समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेकर आ सकती है? समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक सवाल ये निकल कर आ रहा है कि वो गठबंधन कर सकते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस सवाल? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है किसी पार्टी से समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, तो उसका फैसला लेने का अधिकार सिर्फ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को है। अब वो किसके साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, और वो उसी हिसाब से लेकर के चलेंगे कि जो कि पार्टी के और जनता के हित में हो। और जहाँ तक बात उसकी है कि नई पार्टी की, तो नई पार्टी तो हमेशा से हर चुनाव में, चाहे आप पार्टी हो या कोई भी हो, आती हैं और ज़िला पंचायत और प्रधानी के उसके चुनाव के रिज़ल्ट और विधानसभा के उसमें अलग रहते हैं, उसमें मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा में अलग होते हैं। तो यकीनन अगर कहीं कोई पार्टी ज़िला पंचायत में या प्रधानी में अगर चुनाव जीत करके कुछ सीटें हासिल कर ले, तो उससे हम ये कहीं से कहीं तक नहीं कह सकते कि विधानसभा के चुनाव के अंदर वो कोई मजबूती से कुछ ज़्यादा बड़ा कोई कमाल कर सकते हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, जो कि बीजेपी को चुनाव हरा करके सब उत्तर प्रदेश के अंदर नई तरह से सरकार बना सकती है। उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी ने ही कि सरकार जितनी बार भी उत्तर प्रदेश के अंदर रही है, हमेशा से उन्होंने जनता के काम करने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धोखेधड़ी के साथ में जो सरकार बना ली थी, अब झूठ की बुनियाद कमज़ोर होती है, अगर सच की मजबूत होती है। अगर झूठ बोल करके अगर आप कोई काम कर लेते हो तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी का मुकाबला सीधा किससे है? समाजवादी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है सिर्फ। आपका मुकाबला किससे होगा? अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका सीधा मुकाबला किससे होगा? देखिए, अगर यहाँ से संभल विधानसभा से चुनाव होगा, मुझे इंशाल्लाह टिकट मिलता है, तो मैं फिर भी बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैं ऐतिहासिक वोटों से इंशाल्लाह यहाँ से 1 लाख से ऊपर वोट मुझे मिलेंगे। और अगर जो भी सेकंड नंबर पर रहेगा, मैं समझता हूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही होगा सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का। सर, एक आखिरी सवाल, ये आपके ऊपर आरोप लगता है कि ज़ियाउर रहमान बर्क साहब ग्राउंड पर नहीं दिखाई देते हैं। जो जिस मजबूती के साथ ज़ियाउर रहमान बर्क साहब को काम करना चाहिए, वो ग्राउंड रिपोर्ट ज़मीन पर उतरकर काम नहीं करते हैं। वो खैर, देखिए, अब आरोप जब राजनीति करते हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जहाँ तक हमारे स्तर से बात होती है, जो भी पब्लिक के, जनता के, गरीब मज़दूरों के जो अहम मुद्दे होते हैं, हमेशा से उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा मैं अल्लाह के करम से लेता हूँ। जब से राजनीति के अंदर सक्रिय हुआ हूँ तो उसमें मेरी कोशिश ये रहती है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं बर्क साहब का मुकाबला मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने आज इस उम्र के अंदर भी जितनी मेहनत वो करते हैं, और जब अपनी उस उम्र उन्होंने जितनी मेहनत से काम किया है, लेकिन मेरी बस नियत और सोच यही है कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल करके गरीब मज़दूर आवाम की, अपनी कौम की खिदमत को अंजाम देता रहूं। और जब भी कभी मुद्दे हैं, चाहे पार्टी की तरफ से कोई नेतृत्व का मसला रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहीं कोई धरना प्रदर्शन रहा हो कि सरकार के ख़िलाफ़ जो उनकी गलत नीतियां हैं, या हमारे ईद उल अज़हा या ईद उल फितर या किसी भी चीज़ की, या जनता की, किसानों की कोई समस्या हो, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता हूँ। आप चाहेंगे तो मैं गिनाना नहीं चाह रहा अभी फ़िलहाल। आप भी मुस्लिमवादी नेता के रूप में उभरना चाहते हैं? मुस्लिमवादी नेता, देखिए, नेता क्या होता है? हमारा नेता का काम, कोई नेता को हिंदुत्व मुस्लिमवादी नेता नहीं होता। नेता का काम होता है अपनी कौम की खिदमत को अंजाम देना। अगर हमारे जो लोग हैं, जो वोटर हैं, और रही बात जहाँ तक आप मुस्लिमवादी की बात कर रहे हैं, अगर इस्लाम है हमारा, तो हमारा जो इस्लाम है हमारा, वो भी पैगाम यही देता है कि मुसलमान, ऐसा नहीं है कि अगर आपस में मुसलमान और किसी नॉन मुस्लिम का मसला है, अगर गलत बात पर मुसलमान है तो और अगर उसका फ़ैसला कोई मुसलमान कर रहा है तो उसका साथ दिया जाए, ऐसा पैगाम हमारा इस्लाम मज़हब भी नहीं देता। हमारा इंसाफ किया जाना चाहिए, अगर नॉन मुस्लिम की भी अगर बात हक़ पर है तो उनका साथ दिया जाना चाहिए। हम अपनी कौम की, जो भाई हमारे अगर मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं, अगर उनके साथ ज़्यादती होगी तो यकीनन हम उनके साथ खड़े होंगे, और कहीं ना कहीं चाहे दूसरे धर्म से अगर कोई ताल्लुक़ रखता है, उनके साथ में अगर कोई ज़्यादती होती है, हम उनके साथ में भी उसी तरह से इंशाल्लाह खड़े। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का दावा नेता हैं, अच्छी राजनीति करते हैं, उनसे क्या कुछ सीख ली है आपने अब तक? उनसे मैंने हमेशा यही सीख ली है, जो बर्क साहब से, कि मेरे मतलब दादा मोहतरम भी हैं, और एक इसमें कोई दो राय नहीं, कद्दावर और ईमानदार नेता हैं, कि जनता की, अपनी कौम की खिदमत दिल से करनी चाहिए। किसी तरह का कोई लालच, करप्शन का चार्ज अपने ऊपर लगना नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ कि जो कहीं भी अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, और उसको अपनी पूरी दिल के साथ में आप मेहनत करो, सिला देने वाला अल्लाह है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो इस वक्त हमारे साथ
डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के पुत्र ज़ियाउर रहमान बर्क साहब थे। जिस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है 2022 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पर क्या कुछ आपकी राय बन रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।